एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे 6 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इकोलॉजी, functions of ecosystem, aquatic ecosystem, environmental pollution, environmental issues, renewable energy। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को यूपीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी गवर्नमेंट बेस्ड एग्जाम हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्लान किया गया है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, यहाँ पे आपको दोनों ही जगह बहुत हेल्प करेगी। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी या फिर अलग अलग स्टेट के जो सिविल सर्विस एग्जाम्स है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको एग्जाम्स है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो भी बेसिक चैप्टर, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए स्टैटिक पार्ट के, वो हर पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई कोई चैप्टर में जो क्या होता है, एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जरूर। तो देखिए, यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब तक जितने भी हम लोगों ने लेक्चर यहाँ पे दिए हैं, सारे के सारे लेक्चर्स के वीडियो को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है और बाकी के सारे वीडियोस के जो नोट है, ये हम अपने वेबसाइट में दे देंगे। वेबसाइट का लिंक भी मैं जल्द ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप बेझिझक उसको फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे नोट आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पे मिल जाएगी। और इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं जैव विचित्रता। तो ये बायोडाइवर्सिटी, हम लोग डाइवर्सिटी वर्ड कहां पे यूज करते हैं, जहां पे अलग अलग यहाँ पे डाइवर्सिफाइड यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स हो। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी ये शॉर्ट फॉर्म है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि एक ही जगह पे यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स हो, यहाँ पे चाहे वो एनिमल्स यूनिसेलुलर हो, प्लांट्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो यहाँ पे, तो उसकी यहाँ पे जो है आपस में जो इंटरेक्शन होती है, उसको जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप से कैसे एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको यहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने 1992 में बायोडाइवर्सिटी का एक डेफिनेशन दिया था, और अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोग वही डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये डेफिनेशन बोला जाता है वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस, यानी कि जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वेरिएबिलिटी होती है, अलग अलग होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, यहाँ पे हम इंसान हो, जानवर हो, चिड़िया हो, यहाँ पे प्लांट्स हो, ट्रीज हो, कुछ भी हो, यहाँ पे उनकी जो वेरिएबिलिटी है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल जो है जमीन पे हो, मेराइन यानी कि जो मेराइन वाटर में हो, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो, तो आपस में उन लोग क्या करते हैं, अपने बीच में एक रिलेशन बना के रखते हैं। एक ये जो है ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी अगर आपको जिसको स्टडी करने जाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है उसको इन ए नटशेल बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी में क्या होते हैं कि यहाँ पे एक ही स्पीसीज के बारे में हो, या फिर जेनेटिक स्पीसीज के बारे में हो, या फिर इकोसिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो आपस में यहाँ पे जो है इंटर रिलेटेडनेस ऑफ जीन्स, स्पीसीज और इकोसिस्टम, यहाँ पे उसको स्टडी किया जाता है इन कनेक्शन विथ एनवायरमेंट। तो मुझे लगता है आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। जब हम लोग ये डिस्कस करते जाएंगे आपको और भी यहाँ पे इंटरेस्ट आते जाएगा। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी को जब यहाँ पे स्टडी किया जाता है, यहाँ पे 3 लेवल होता है। तो पहला लेवल होता है यहाँ पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा होती है यहाँ पे जो
स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और तीसरा जो है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक मतलब आपको पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा जीन। जनरली आपने सुने भी होंगे, जीन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में, स्कूल लेवल साइंस में। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि जनरली सपोज कुछ भी अगर कोई भी बच्चा हो यहाँ पे, कि वो बच्चा अपने पापा पे गया है, यानी कि सिंपल तरीके से उनके पापा के जो कुछ कुछ जीन्स हो वो बच्चे पे आए हैं। ओके, तो ये जीन्स उनके नेचर रिलेटेड हो या फिर उनके जो हेल्थ रिलेटेड हो, जो बच्चे के हाइट रिलेटेड हो, उनकी कुछ भी यहाँ पे रिलेटेड, तो अपने पिता के जो जीन्स है वो बच्चा कैरी करता है। तो ये अगर ऑब्जर्वेशन में आया तो हम लोग उसको रेफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेनेटिक जो है चीजें यहाँ पे अपने माता पिता से या उनके जो दादा दादी नाना नानी यहाँ से आके ये कैरी करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है उनके जो आफ्टर रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं ये आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। तो ये हुई जिनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे स्टडी किया जाता है, यहाँ पे अलग अलग जेनेटिक जो अगर हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे, एक ही स्पीसीज के अलग अलग जीन्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अभी स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज देखिए, इंसान एक यहाँ पे स्पीसीज है, चिंपांजी एक अलग स्पीसीज है यहाँ पे, इंसान और चिंपांजी दोनों अलग अलग स्पीसीज है। वैसे कि इंसान और घोड़ा, इंसान और इंसेक्ट हो, इंसान और एलिफेंट, ये सब अलग अलग स्पीसीज है। लेकिन इंसानों के भी यहाँ पे जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अफ्रीका में जो लोग रहते हैं ज्यादातर उनकी जो शेड स्किन की कलर है काफी डार्क होती है। यूरोप या फिर अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनकी यहाँ पे जो है जो स्किन कलर काफी गोरे होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे जो लोग रहते हैं थोड़े से सांवला होते हैं इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन और अमेरिकन पीपल। अगर आप चाइना जाएंगे तो वहां पे लोगों की जो फेशियल स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी अलग होगी। तो अलग अलग यहाँ पे लोग आपको दिखेंगे। तो उनकी यहाँ पे जो ये चेंजेस आई है बेस्ड ऑन उनके जेनेटिक डिफरेंसेस। अभी ये डिफरेंसेस कैसे आई है, ये डिफरेंसेस आई है एक जगह में, वहां पे उन लोगों ने हजारों सालों के बाद रहने के बाद क्या हो गया, उस जगह पे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहां पे चेंजेस होने लगे। अफ्रीका में गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहां पे मेलानिन की नीड बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे क्या होती है, लोग यहाँ पे थोड़े से काले होते हैं। अफ्रीका से इंडिया में कंपेरेटिवली गर्म कम होता है, तो इंडिया में थोड़े से कम आपको मिलेंगे। लेकिन इंडिया में भी अगर देखेंगे आप, पंजाब और दिल्ली में जैसे लोगों की जो स्किन कलर होती है, इन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, और जो साउदर्न इंडिया, केरला बोलेंगे, तमिलनाडु बोलेंगे, तो वहां पे भी लोगों की स्किन कलर्स में आपको डिफरेंस दिखाई देंगे। तो एक ही जगह में एक ही हैबिटेट में रहने के बाद यहाँ पे क्या होता है, लोग जो है यहाँ पे, नॉट ओनली यहाँ पे तो ह्यूमन की बात कर रहा हूं, कोई भी यहाँ पे स्पीसीज उस जगह के नीड के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं सेम स्पीसीज में। इंसानों की ही स्पीसीज है, अमेरिका में जो लोग रहते हैं, इंडिया में जो लोग रहे हैं, चाइना में जो लोग रहे हैं, वो एक ही स्पीसीज है, लेकिन इसमें चेंजेस होती है। अभी मान लीजिए कि चाइना की एक औरत है और एक यूएस का मर्द है, उन दोनों की शादी कर दी और उनके जो बच्चे पैदा होंगे, तो ये बच्चे जो होंगे अपने माँ की भी यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और अपने पिता के भी लेंगे। तो उन बच्चों में जो है मिक्स ब्रीड हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि चाइनीज और अमेरिकन की जो यहाँ पे स्पीसीज, जो यहाँ पे जिन जो होंगी यहाँ पे दोनों ही दिखाई देंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से ऐसे ही जो है जेनेटिक इवॉल्व होती रहती है और इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है अलग अलग बटरफ्लाई आपको देखने को मिलते हैं, रोजेस देखने को मिलते हैं, रेड कलर, येलो, पिंक, व्हाइट, अलग अलग रोजेस देखने को मिलते हैं। जो तोते होते हैं, तोते के अलग अलग कलर होते हैं यहाँ पे, ग्रीन, ब्लू, रेड, अलग अलग तोते के भी कलर होते हैं। ये सब जेनेटिक डिफरेंसेस के वजह से होते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या करती है, एक पर्टिकुलर जीन पूल बनाती है। मान लीजिए कि ये एशियन लोग हैं, यहाँ पे यूरोपियन लोग हैं, ये सब जीन पूल है और अपने ही हिसाब से यहाँ पे हजारों सालों के यहाँ पे चेंजेस के हिसाब से देखने को मिलते हैं एक ही जगह में लोग, जो लोग रह रहे हैं। अभी मान लीजिए कि इंडिया में एक जगह पे जो लोग रहे, उनकी यहाँ पे स्किन कलर, उनकी जो हाइट, बेसिक कैरेक्टर्स वहां पे सेम होगी। सेम चीज अगर चाइना में जाएंगे तो चाइना में एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वहां पे वो लोग लोकली वहां पे रह रहे हैं, तो उनकी भी वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम
स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी, तो स्पीसीज यहाँ पे जो है ये अलग अलग स्पीसीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंसान एक अलग स्पीसीज हो गया, चिंपांजी एक अलग स्पीसीज हो गया, यहाँ पे जो स्नेक जो है ये अलग अलग स्पीसीज हो गया। तो यहाँ पे जो है अलग अलग स्पीसीज के बारे में जब यहाँ पे स्टडी किया जाता है तो यहाँ पे उस बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हम इसको मान सकते हैं। अभी स्पीसीज का डिफरेंस हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? उन लोग की जेनेटिक मेकअप अलग होती है, आपस में उन लोग की ब्रीडिंग नहीं होती है। क्या आपने कभी सुना है कि इंसान और चिंपांजी या फिर इंसान और घोड़े की ब्रीडिंग हो गई और एक बच्चा यहां पे पैदा हो गया? ये इम्पॉसिबल है, क्यों? ये जो है अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं दोनों हो। तो यहां पे क्या होते हैं कि कुछ कुछ स्पीसीज जो है यहाँ पे काफी क्लोज होती है। अगर मान लीजिए इंसान और चिंपांजी, यहाँ पे कहा जाता है कि दोनों ही इंसान और चिंपांजी के जीन्स में 98.4% की सिमिलरिटीज है, जितना इंसान और चिंपांजी के पास है। लेकिन अगर देखेंगे इंसान और हाथी के ये डिफरेंसेस और भी ज्यादा होंगे। इंसान और कोई भी अगर बात करेंगे बटरफ्लाई के बारे में, यहाँ पे अगर हम लोग स्टडी करेंगे दोनों की डिफरेंसेस और भी ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने एक एस्टिमेटेड लगाया गया है कि अब तक जो है 1.8 मिलियन स्पीसीज की जो है डिस्कवरी किया गया है, उसको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे 8.7 मिलियन जो है उसकी स्पीसीज उसकी डिस्कवरी करनी बाकी है। और यहाँ पे इतना भी पता नहीं है कितनी स्पीसीज जो है यहाँ पे ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है या फिर बहुत ही ये लुप्त होने के कगार में है। तो जो भी एरियाज में स्पीसीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज बहुत ज्यादा मिलती है, तो उनको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि उस जगह में बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम आपने ऑलरेडी अगर हमारे पहला चैप्टर फॉलो किया होगा तो इकोसिस्टम के बारे में मैंने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम में होती क्या है। सिंपल तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पे एक तालाब है, तो तालाब में यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक दूसरे जो है यहाँ पे आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे अगर प्लांट जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो पानी की ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे, यहाँ पे प्लांट्स को प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे जो एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो हर्बीवरस एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स, ये ज्यादा होगी, प्लांट्स को खत्म कर देंगे, तो बाकी सब यहाँ पे जो है बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम जो है, मान लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम जब आपस में जो यहाँ पे प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक रिलेशन बना के, एक बैलेंस बना के यहाँ पे रहते हैं। तो ये इकोसिस्टम जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से चेंज होते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से अलग होते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन के हिसाब से अलग होते हैं, जियोग्राफी ऑफ द रीजन के हिसाब से अलग होते हैं। क्लाइमेट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में जो भी आपको दिखाई देंगे, जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वहां पे जितनी जो वेजिटेशन होगी पोलर रीजन्स में उतने नहीं दिखाई देंगे आपको। या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो बियर दिखाई देंगे, जो भालू दिखाई देंगे, ब्लैक बियर जो दिखाई देंगे, लेकिन पोलर रीजन में जो है आपको जो है व्हाइट जो पोलर बियर ही दिखाई देंगे। अगर पोलर बियर को लेके आके आप अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में छोड़ देंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो कुछ कुछ यहाँ पे चेंजेस उन लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इवॉल्व कर लिए हैं। तो उनकी जो दुनिया अलग है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नीड के हिसाब से वहां पे लोग जो इंसान हो, एनिमल हो या फिर प्लांट्स ने भी अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग हैबिटेट जो है दुनिया में, चाहे वो कोरल रीजन हो, ग्रासलैंड हो, अफ्रीका के रेगिस्तान हो, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, ये एग्जांपल्स है इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितना ज्यादा घना जंगल होता है वहां पे डेंसिटी जितनी होती है अलग अलग स्पीसीज की, लेकिन पोलर रीजन्स में उतने नहीं मिलेंगे आपको। तो ये सब जो है उसके मुकाबले ही उनको डेवलप करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के अलावा यहाँ पे वेजिटेशन के हिसाब से भी चेंजेस देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन्स में जितने भी वेजिटेशन होंगी, पोलर रीजन्स में आपको उतना नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है हर स्पीसीज जो है यहाँ पे अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से हजारों सालों में अपने आप को डेवलप कर लिया है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जब हम लोग डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर को डिस्कस करते हैं। सिंपल फॉर्म में यहाँ पे यही समझ लीजिएगा कि देखिए कि एक चीज आपको यहाँ पे एग्जाम्स में इन डिटेल्स कभी भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये छोटी चीजें अगर आप लोगों ने समझ लिया तो कोई भी अगर यहाँ पे डायनेमिक न्यूज हो उसको आप रिलेट कर सकते हैं, उसको आप बहुत इंटरेस्ट लेके समझ सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी में तीन टर्म है, अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। तो इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था आर.एच. व्हिटेकर ने। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ यहाँ पे स्पीसीज है उसको यहाँ पे जो है कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे बीटा डाइवर्सिटी, तो मान लीजिए कि एक इकोसिस्टम है और ये एक दूसरा इकोसिस्टम है, ये E1 है और ये E2 है। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि ये एक जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। यहां से जो है अगर इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर आया तो कौन सी कितनी स्पीसीज यहाँ पे मौजूद रहेंगी। मान लीजिए कि जो भी एम्फीबियंस है, जो कछुए होते हैं, कछुए दोनों ही इकोसिस्टम में रह पाएंगे, इंसेक्ट्स होते हैं दोनों ही इकोसिस्टम में रह पाएंगे, बैक्टीरियाज होंगे यहाँ पे, प्लांट्स होंगे अलग अलग यहाँ पे दोनों ही इकोसिस्टम में रह पाएंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स है यहाँ पे जैसे कि इंसान हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही रह पाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में नहीं रह पाएंगे। मछली जो है एक्वेटिक में रह पाएंगे, टेरेस्ट्रियल में नहीं रह पाएंगे। तो ये सब जो कैलकुलेट हम लोग बीटा डाइवर्सिटी में करते हैं। गामा डाइवर्सिटी में इन एंड ओवरऑल हर जो इकोसिस्टम को कंबाइंड देखा जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बैक्टीरिया जो हो, ये बैक्टीरिया ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में भी आपको मिल जाएंगे, पोलर इकोसिस्टम में भी मिल जाएंगे, रेगिस्तान की जगह पे मिल जाएगा, ग्रासलैंड में भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन में भी ऐसे कुछ आपको स्पीसीज जो है मिल जाएगी, क्योंकि उनकी एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा क्विक है इन कंपेरिजन टू द अदर्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग जब समझते हैं तो उसके बेनिफिट्स के हिसाब से उसको स्टडी किया जाता है। इकोलॉजिकल वैल्यूज पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल वैल्यूज जो यहाँ पे है, इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स। तो यहाँ पे इसको जब सपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पे जो है जो इकोलॉजिकली कैसे इसको सपोर्ट किया जाता है, उसका बेनिफिट्स कैसे होता है। तो यहां पे क्या होती है, जो डिप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिस्टम के वजह से ये जो सिस्टम लेस स्टेबल हो जाती है। एक्सट्रीम इवेंट की वजह से यहाँ पे नेचुरल साइकिल बहुत कमजोर हो जाती है और उसका इफेक्ट जो है वेब ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे प्लांट्स है, तो उस प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट रहती है, ये जो रैट जैसी एनिमल है, यहाँ पे चिड़िया है, यहाँ पे कैटरपिलर्स जो है ये डायरेक्टली प्लांट्स के साथ रिलेटेड है, यानी कि प्लांट्स को खा के उन लोग रहते हैं। अभी ये रैट्स को कौन खाएगा, यहाँ पे ये जो है फॉक्स खाता है, चिड़िया को यहाँ पे जो है ये ईगल खाता है, फिर ये चिड़िया को ये स्नेक भी खाता है, चिड़िया जो है ये कैटरपिलर को खाता है, ये कैटरपिलर को ये फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को ये स्नेक खाती है। देन ये जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई भी यहाँ पे पॉलिनेशन के द्वारा जो है जिंदा रहते हैं। इस बटरफ्लाई को जो है यहाँ पे फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को ईगल खाता है। तो एक बैलेंस प्रक्रिया से उन लोग चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिस्टम में हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉरेस्ट को ही खत्म कर दिया, तो फॉरेस्ट को खत्म कर देने के बाद क्या होगा कि ग्रेजुअली यहाँ पे जो हर्बीवोरस जो यहाँ पे कंज्यूमर्स थे ये खत्म हो जाएंगे ग्रेजुअली। ये जब खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे खत्म होने के बाद यहाँ पे जो टर्शियरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, ये ग्रेजुअली खत्म होने लगेगी और बाद में स्लोली पूरे इकोसिस्टम में यहाँ पे एक जो है सन्नाटा आ जाएगा, ग्रेजुअली ये सब खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रेजुअली उस एरिया की जो इकोसिस्टम तबाह हो सकती है और उसका इफेक्ट बहुत ही भयानक हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यूज का भी उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम जो है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जो हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही रॉ मटेरियल जो है बेसिस है ग्लोबल इकोनॉमी का। चाहे वो किसी भी एंगल से आप देखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी हम लोग जो भी आज है वो नेचर ने ही हम लोग को दिया है। तो अलग अलग मेडिसिनल पर्पसेस हो या फिर टिम्बर्स की यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए हो, क्लाइमेट रेगुलेशन हो, यहाँ पे क्लाइमेट को कैसे रेगुलेट करती है, यहाँ पे गर्मी से
ठंडा, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसको यहाँ पे रेन आके यहाँ पे ठंडा हो जाता है, बारिश होके यहाँ पे वाटर की प्यूरिफिकेशन, हम लोगों ने जब वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था वहां पे आप लोगों को पता होगा। सॉइल रिजेनरेशन की यहाँ पे होती है, सॉइल पोल्यूशन को भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रिएंट की जो साइक्लिंग होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, वेस्ट रिसर्कुलेशन जो है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, क्रॉप पॉलिनेशन, अगर क्रॉप पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हुई तो कोई भी यहाँ पे जिंदा ही नहीं रहेगा दुनिया में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वुड्स के जो हम लोग फर्नीचर वगैरह यूज करते हैं, फूडर्स हो, बायोमास हो, तो ये सब जो है एनवायरमेंट हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज आप लोग को पता होगा डेफिनेटली कि बहुत सारे ऐसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ये जो है ऐसे ही फॉरेस्ट में रह रहे अभी से नहीं सदियों से, तो उन लोगों ने अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि उस फॉरेस्ट के क्लाइमेट के हिसाब से उन लोग बहुत आराम से उन लोग रह पाते हैं। तो ये जो है कल्चरल कम्युनिटी जो है उन लोग की अपनी एक कल्चर डेवलप हो चुकी है, उन लोग की अपनी एक लैंग्वेज है, उन लोग की यहाँ पे सिस्टम अलग है। तो अगर हम लोग जो है उस इकोसिस्टम को ही खत्म कर देंगे तो डेफिनेटली ये कम्युनिटी भी ग्रेजुअली खत्म हो जाएंगी, और ये कम्युनिटी जो है ऐसे ही जो इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हैं। तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले 10 सालों में दुनिया में जितनी फॉरेस्ट एरिया बढ़ी होगी तो इंडिया की रैंकिंग उसमें थर्ड है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे इंडिया। तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो इंडिया में बढ़ रही है तो उसका बहुत ज्यादा योगदान है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पे रह रहे हैं उन लोग जो प्रोटेक्शन कर रही है उनकी वजह से जो बढ़ रही है। तो देखिए एनवायरमेंटल साइंस आप जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे अगर स्टैटिक पार्ट आपकी उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी तो यहाँ पे डायनेमिक रिलेशंस को भी, डायनेमिक पार्ट्स को भी आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इकोसिस्टम सर्विसेज ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो गया, सॉइल फॉर्मेशन और उसकी प्रोटेक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट की सर्कुलेशन हो, उसकी स्टोरेज हो, उसकी एब्जॉर्प्शन हो गया, कितनी सॉइल्स में न्यूट्रिशन जो है बहुत जरूरी होते हैं, बैक्टीरिया यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है, ताकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सॉइल में एक बार खेती करने के बाद दूसरा खेती करना बहुत ही मुश्किल ज्यादा होगा। पॉल्यूशन का जो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो, उसकी एब्जॉर्प्शन हो, जो क्लाइमेट स्टेबिलिटी का जो कंट्रीब्यूशन हो, यहाँ पे इकोसिस्टम की जो मेंटेनेंस ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, जो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट से चाहे वो लैंडस्लाइड हो या फिर फ्लड हो, ऐसे सिस्टम से जो इकोसिस्टम हम लोग को प्लांट्स जो है यहाँ पे पेड़ पौधे हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे बायोलॉजिकल सर्विसेज, फूड, इसके बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे फूड के बारे में। मेडिसिनल रिसोर्सेस हो या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है हम लोग डिपेंडेंट है पेड़ पौधों से। वुड की जो प्रोडक्ट्स है, फर्नीचर है, यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स विदेशों में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती है। ब्रीडिंग यहाँ पे स्टॉक्स हो, यहाँ पे जीन की डाइवर्सिटी हो, स्पीसीज हो, इकोसिस्टम के हिसाब से बायोलॉजिकल सर्विसेज भी हम लोग को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो उसके बारे में जब बात हो रही थी तो वहां पे ये हो रहा था कि बहुत ही एक बड़ा एरिया जो है उसको जो है कंप्लीटली खाली करना होगा। तो उसको खाली करने से वहां पे बहुत हजारों लोगों को यहाँ पे बेघर करना पड़ेगा और लाखों के तादाद में वहां पे पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। तो मान लीजिए जिस जगह पे इतना हरा भरा है, इतना लाखों के तादाद में पेड़ पौधे होंगे, जानवर कितने होंगे यहाँ पे, तो टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो उसको अगर खत्म कर दिया तो उसका बहुत ही भयानक परिणाम हो सकता है। तो उसके लिए उस प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग से एक टीम भेजा था, ये टीम स्टडी कर रही है उसको। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जो फायरिंग वहां पे हुई थी, जो फायरिंग की गई थी, तो वहां पे बहुत एक बड़ा एरिया जो है ये जला के राख कर दिया था, अभी भी अलग अलग जगहों पे यहाँ पे चल रही है। तो इसमें जितने भी यहाँ पे एनिमल्स है, इकोसिस्टम जो है, ये हम लोग खुद ही खराब कर रहे हैं। तो इसका मेन मकसद क्या है, लोग यहाँ पे इकोनॉमिक गेन को सोच रहे हैं, इकोनॉमिक गेन्स के लिए यहाँ पे या फिर हंटिंग हो या फिर फूड के लिए यहाँ पे खेती करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जमीन जो है खाली कर रहे हैं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको कम कर रहे हैं। तो जानवर यहाँ पे जो भी जानवर बच जाएंगे वो क्या होंगे, वो तो डेफिनेटली सिटी में ही आ जाएंगे, या फिर यहाँ पे जो भी होंगे जानवर ये मर के खत्म हो जाएंगे। तो उसका इफेक्ट हम लोग को ही इन फ्यूचर भुगतना पड़ेगा
इन द लॉन्गर रन। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल हो या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी कभी कभी बहुत रिस्पॉन्सिबल है अदर देन ह्यूमन फैक्टर्स। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल कॉजेज क्या क्या होती है, तो अगर देखेंगे फ्लड नेचुरल कॉजेज से यहाँ पे बात करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क में वहाँ पे फ्लड की वजह से कितने जानवरों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। मिजोरम में कितनी ज्यादा अर्थक्वेक होती है, उसमें भी काफी ज्यादा लॉस होते हैं बायोडाइवर्सिटी का। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे उत्तराखंड में हो, अलग अलग जगह पे लैंडस्लाइड में कितनी प्रॉब्लम होती है। जो अगर बात करेंगे प्लांट्स वगैरह या फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स अगर कम हो गए यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बीच में एक राइवलरी हो जाएगी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कम कंज्यूमर्स को कैसे कंज्यूम करेंगे। तो इससे भी क्या होता है देखने को मिलता है कि जो इकोसिस्टम में इफेक्ट पड़ता है उसका, पॉलिनेशन हो या फिर जो उसकी डिजीज के वजह से भी उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो मैन मेड कॉजेस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लोग जगह को खाली करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अनकंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे करने के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। हंटिंग और पोचिंग के आपने डेफिनेटली किस्से सुने होंगे, उसके लिए ये इकोसिस्टम जो है उसका इफेक्ट पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया हो, ऐसे एरियाज को जो है खाली किया जा रहा है। एग्रीकल्चर को एक्सटेंशन करने के लिए हो, पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे उसका इफेक्ट होता है। वेटलैंड्स को फिल करके वहाँ पे अलग अलग जो है शहर हो, यहाँ पे अलग अलग पार्क्स, उसको बनाने की वजह से यहाँ पे जो भी मैनग्रोव्स हो या फिर जो भी एनिमल्स हो यहाँ पे उसको इफेक्ट होता है। कोस्टल एरियाज की डिस्ट्रक्शन, ये सब जो है मैन मेड कॉजेस है। तो इसमें देखिए आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एनवायरमेंटल साइंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से हर पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, उसको रिलेट करके अगर आप लोग देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक ही वीडियो में अगर पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी हम लोग ने डिस्कस किया तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, आप लोड नहीं ले पाएंगे इतना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी बुक्स मैंने रेफर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे, शंकर आयस की एनवायरमेंट बुक हो या फिर राजगोपालन की जो एनवायरमेंटल स्टडीज, दोनों में से कोई भी एक बुक चलेगी, आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा। दोनों ही बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।